गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स फ्रॉम CA राजेश भाऊवाला फ्रॉम सूरत। आज का ये वीडियो हम MSME से संबंधित जो नया प्रावधान है उसके कुछ क्वेश्चंस को लेकर रिलीज़ कर रहे हैं। हमारे फर्स्ट वीडियो रिलीज़ होने के बाद काफ़ी क्वेश्चंस हमारे पास आए हैं। ट्रेड और इंडस्ट्री में के मन में काफ़ी शंकाएं हैं। लोग अपनी इनकम टैक्स लायबिलिटी को लेकर काफ़ी चिंता में हैं, क्योंकि पेमेंट आउटस्टैंडिंग रहना बिजनेस में नेचुरल है। तो जो कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हमारे पास आए हैं वो हम इस श्रृंखला के सेकंड वीडियो में लेंगे। कुछ जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं हम इसके पार्ट 3 में लेंगे। फर्स्ट जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमारे सामने आया है कि सूरत के ऐसे टेक्सटाइल ट्रेडर्स जो वीवर से ग्रे फैब्रिक लेकर साड़ी या ड्रेस मटेरियल बनाते हैं, क्या वो लोग माइक्रो और स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेज की डेफिनेशन में आते हैं, और क्या उनसे की गई परचेज सेक्शन 43B में डिसअलाउ होगी। फ्रेंड्स, सूरत के ऐसे टेक्सटाइल ट्रेडर्स जिनके पास प्लांट मशीनरी इक्विपमेंट नहीं है और जिनका मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी में डायरेक्ट रोल नहीं है, ऐसे ट्रेडर्स माइक्रो स्मॉल मीडियम मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज की डेफिनेशन में नहीं आएंगे। वो बेसिकली मर्चेंट मैन्युफैक्चरर हैं, और सिंपल भाषा में कहें तो वो ट्रेडर ही हैं। सूरत के बहुत सारे ट्रेडर्स ने माइक्रो और स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज में रजिस्ट्रेशन ले रखा है, जिसे हम जनरली उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के नाम से जानते हैं। उद्यम रजिस्ट्रेशन ट्रेडर्स को एक लिमिटेड पर्पज़ के लिए इशू किया गया है। उनको बैंक से फंडिंग इजीली मिल सके, इसके लिए प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में बैंक्स उन्हें लोन्स दे सके, क्रेडिट लिमिट दे सके। इस हिसाब से उन्हें उद्यम सर्टिफिकेट इशू किया गया है। इसके लिए यदि उनके पास उद्यम सर्टिफिकेट है तो इसका मतलब यह नहीं है कि वो माइक्रो और स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेज हैं। बहुत सी बार इशू करते वक्त यूनिट्स ने मैन्युफैक्चरिंग कैटेगरी में अपना रजिस्ट्रेशन ले लिया है, लेकिन आप उस रजिस्ट्रेशन को कैंसिल करा सकते हैं क्योंकि आप मैन्युफैक्चरर नहीं हैं, या आप जो उस नोटिफिकेशन में दिया गया है NIC कोड 46 होलसेल ट्रेड का, यदि आप रिटेल ट्रेड हैं तो आप 47 हैं, तो आप उसमें अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इसलिए ये बात बहुत क्लियर है कि यदि आप मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में अपनी प्लांट मशीनरी इक्विपमेंट से कोई प्रोसेस नहीं कर रहे हैं तो आप ट्रेडर की कैटेगरी में हैं, और आपके कस्टमर्स को आपको जो पेमेंट देना है उसके ऊपर ये MSME के जो नया प्रावधान है वो लागू नहीं होगा। कुछ ऐसे ट्रेडर्स भी हैं, या मैन्युफैक्चरर्स कहेंगे हम उन्हें, जो इन हाउस जिन्होंने मशीनें लगा रखी हैं, जैसे जो वीवर कम ट्रेडर हैं, या जो काफ़ी प्रोसेस बाहर करा लेते हैं, लेकिन जैसे कोई लहंगा मैन्युफैक्चरर है या कोई गारमेंट मैन्युफैक्चरर हैं जो ग्रे लेके और पूरा प्रोसेस डाइंग प्रिंटिंग तक का बाहर करा लेते हैं, लेकिन उसके बाद जैसे कुर्ती है या सूट हैं या शर्ट्स हैं या जीन्स हैं, वो खुद स्टिचिंग मशीन लगा रखी है, एक लिमिटेड प्लांट एंड मशीनरी लगा रखी है। तो ऐसे जो प्रोसेस करने वाले ट्रेडर्स हैं वो मैन्युफैक्चर की कैटेगरी में आ सकते हैं। तो कृपया ध्यान रखें और आप अपना रजिस्ट्रेशन उस हिसाब से मॉडिफाई करा लें। सेकंड क्वेश्चन
जो हमारे सामने आ रहा है कि क्या हम चालान पर माल मंगवा सकते हैं और बिल फिर बाद में मंगवा लें। ये एक काफ़ी कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया है। इसमें एक बात ध्यान रखने योग्य है कि MSME एक्ट डेट ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स की बात करता है। डेट ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स जिस दिन आपको हुई है उस दिन से ही आपकी ड्यू डेट गिनी जाएगी। यदि जिस दिन आपको माल मिला है उसके 15 दिन में आपने कोई ऑब्जेक्शन रेज नहीं किया कि हमारे माल में ये डिफेक्ट है, तो आपको उसी ड्यू डेट से ही पेमेंट करना होगा। यदि आपने 15 दिन के अंदर माल में जो खराबी है, सर्विसेज में कोई डेफिशिएंसी है, उससे रिलेटेड लिखित में सप्लायर को सूचना दी है, तो जब सप्लायर उस डिफेक्ट को रिमूव करेगा उस दिन से 45 दिन काउंट होंगे। तो इस बात का ध्यान रखें कि यदि आपने कोई भी डिफेक्ट नोटिफाई नहीं किया है तो डेट ऑफ जो चालान है, जिस दिन आपको माल मिला है उसी दिन से वो ड्यू डेट गिनी जाएगी। तीसरा जो क्वेश्चन है, जो जनरली हम देख रहे हैं कि सब लोग 45 डेज़ की बात कर रहे हैं। एक्चुअली 45 डेज़ की लिमिट अधिकतम लिमिट है। हम बिलों में देखते हैं कई बिलों में 20 दिन की लिमिट आती है, कईयों में 1 महीने की आती है। तो कृपया ये ध्यान रखें कि यदि आपके सप्लायर ने बिल में ड्यू डेट 21 दिन लिख रखी है तो वो 21 दिन ही मानी जाएगी। यदि आपके और सप्लायर के बीच में इस तरह की सहमति बनी है तो एक एग्रीमेंट आपको बना लेना चाहिए और या फिर उनसे रिवाइज इनवॉइस दे देना चाहिए कि ड्यू डेट 45 डेज़ में रहेगी। यदि सप्लायर 45 डेज़ से ज़्यादा भी लिखता है तो मैक्सिमम 45 डेज़ रहेगी, लेकिन यदि सप्लायर कम लिखता है तो वो कम ही मानी जाएगी जब तक कि आप इस तरह का एविडेंस नहीं देते हैं कि हमारे आपस में सहमति से हमने एक एग्रीमेंट कर लिया है और ड्यू डेट हमारी 45 डेज़ तक एक्सटेंड हो गई है। तो कृपया इस बात का भी ध्यान रखें। फोर्थ जो एक क्वेश्चन है कि 31 मार्च को हमने जो माल ख़रीदा है और आउटस्टैंडिंग भी है, उसकी क्या पोजीशन रहेगी। काफ़ी केसेस में हम ये देख रहे हैं कि लोग ये चाहते हैं कि वो 17-18 फरवरी 20 फरवरी के बाद माल मंगा लें, लेकिन ये ध्यान रखें कि यह प्रोविज़न 18-20 फरवरी से लेकर 31 मार्च तक की परचेज़ पर भी लागू है। आपका 31 मार्च को हो सकता है आपकी उस परचेज़ को 30 दिन हुए हों, 35 दिन हुए हों, लेकिन आपको उसका पेमेंट भी मैक्सिमम 45 डेज़ में ही करना है। तो यदि आपकी 20 फरवरी से लेके 31 मार्च तक की परचेज़ का बिल, उदाहरण के तौर पर यदि 10 मई को ड्यू होता है तो आपको वो 10 मई को पेमेंट कर देना है। अदरवाइज़ आपके ऑडिट के समय जो आपके ऑडिटर हैं उन्हें टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में स्पेसिफिकली ये लिखना होगा कि इतनी परचेज़ का पेमेंट नेक्स्ट ईयर में टाइमली नहीं हुआ है और वो आपकी इनकम में ऐड हो जाएगा। इसके लिए इन प्रावधान का विशेष ध्यान रखें। बाकी के क्वेश्चंस हम अपने नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। इस वीडियो में जो भी हम अपने व्यूज़ एक्सप्रेस करते हैं वो व्यूज़ हमारे पर्सनल व्यूज़ हैं और प्रत्येक क्लाइंट के रेफरेंस में उनकी बैलेंस शीट में क्या प्लांट मशीनरी इक्विपमेंट्स हैं, क्या वो प्रोसेस कर रहे हैं, उसके बाद डिसीज़न उन्हें लेना होगा। थैंक्स।